ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम जावास्क्रिप्ट कर चुके हैं और अब रिएक्ट और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में आप जाएँ तो लर्न रिएक्ट है। तो ये आपका रिएक्ट ट्यूटोरियल। रिएक्ट है क्या? रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। आप इसकी मदद से यूआई डिज़ाइन करते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। रिएक्ट इज़ यूज टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। रिएक्ट जो है सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब कि आपकी वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ एक पेज ही होगा, जिसे हम index.html कहते हैं। रिएक्ट में ओके जी, सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स कि आपकी वेबसाइट की सिर्फ एक ही फाइल होगी, लेकिन क्योंकि हमने तो मल्टीपल पेजेस बनाने हैं, आपका होम भी होगा, अबाउट भी होगा, कॉन्टैक्ट भी होगा, मीन्स के मल्टीपल पेजेस होंगे। तो रिएक्ट में एक्चुअल में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्यू चेंज होता है, आपका पेज नहीं चेंज होता। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें तो उसका व्यू चेंज हो जाता है, और आपकी रिएक्ट की जो वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही, आप जैसे वेबसाइट को विजिट करते हैं पूरी वेबसाइट एक बार ही लोड हो जाती है। तो बाकी आप लोग इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी। रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट री यूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। आप क्या करते हैं, इसमें यूज़र इंटरफेस के जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि आप लोग इवन के HTML भी, जब आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट बनाई थी, वो कोई 5 to 7 पेजेस वेबसाइट थी, तो आपने हर पेज पर हेडर और फुटर अलग अलग बनाया था, ऐसे ही था। तो इसमें क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हेडर बनाते हैं और फुटर बनाते हैं, और उसको जहाँ जहाँ यूज़ करना हो, जहाँ जहाँ दिखाना हो, हम उसको वहाँ वहाँ यूज़ कर लेते हैं। और आपने अपनी वेबसाइट के हेडर में कुछ भी चेंज करना हो, आप एक फ़ाइल में ही चेंज करते हैं और वो पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाता है। तो लर्निंग बाय एग्जांपल्स, ये कुछ आपके पास रिएक्ट क्विज। क्रिएट रिएक्ट ऐप। टू लर्न एंड टेस्ट रिएक्ट यू शुड सेटअप अ रिएक्ट इन्वायरमेंट ऑन योर कंप्यूटर। अब क्या होगा, रिएक्ट के लिए आपको रिएक्ट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम से। ये क्या करती है, ये इन्वायरमेंट आपका सिंगल क्लिक पे सेटअप कर देती है। लेकिन क्रिए जी, आ रही है। ओके, इसमें आपके पास क्रिएट रिएक्ट ऐप लाइब्रेरी एक है, और इसको यूज़ करने के लिए आपके पास नोड जेएस होना ज़रूरी है। तो नोड जेएस आप लोगों के सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, सर्च क्योंकि आप लोगों ने किया था। और सर्च जो आप लोगों ने इंस्टॉल किया था, वो आप लोगों ने कुछ इस तरह किया था, npm i-g सर्च, या फिर npm install -g सर्च लिखा था। आप आई लिख दें या इंस्टॉल लिख दें, इसका एक ही मतलब है। -g का मतलब ग्लोबल होता है, आप इसको ग्लोबल लिख दें बेशक, तो ये सेम ही मतलब है इसका। तो पहले हमने npm की मदद से सर्च को इंस्टॉल किया था। हम क्रिएट रिएक्ट ऐप को भी पहले इस तरह ही इंस्टॉल करते थे, लेकिन अब इसका एक न्यू मेथड आ गया है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और उसके आगे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नेम बताना है। लाइक आप लोग गूगल, आपकी वेबसाइट का नेम है, तो आप लोग इसकी जगह गूगल लिख देंगे। आप लोगों की वेबसाइट का नाम फेसबुक है, आप लोग फेसबुक लिख देंगे। तो मीन्स कि जो भी आपकी वेबसाइट, आपकी डोमेन का नेम है, आप लोग माई रिएक्ट ऐप की जगह वो लिखेंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप विल सेट अप एवरीथिंग यू नीड टू रन अ रिएक्ट एप्लीकेशन। रन दी रिएक्ट एप्लीकेशन। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग ये कमांड चलाएंगे। तो ये कमांड हम चलाते हैं, wmet2o। ओके जी, जावास्क्रिप्ट थी, और अब आपके पास जी, इसको वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। ओके जी, अब हम क्या करते थे, पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम सबसे पहले उसका फोल्डर क्रिएट करते थे। अब क्या करेंगे, CMD में ही जाके npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे आप लोग की वेबसाइट का नेम। तो वेबसाइट का नेम आप लोग जो भी रखना चाहें। हाँ जी, बताएं क्या रखें नाम। रिएक्ट
फर्स्ट ऐप, एक तो ये नाम हो सकता है, वैसे कोई सिंपल सा नेम हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई सिंपल सा नेम लाइक, जी, शाहजी डेव। ओके जी, शैजी डेव। चले, ये हमने नाम रख दिया npx create react app शैजी डेव। ओके, npx create react app आप लोग की वेबसाइट का नेम या डोमेन का नेम कह लें, ये बेहतर है। अब ये क्रिएट रिएक्ट ऐप कर क्या रहा है? पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, दिस माई टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट डोम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट से विद CRA टेम्पलेट। CRA स्टैंड्स फॉर क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट की मदद से रिएक्ट, रिएक्ट डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट को ये इंस्टॉल कर रहा है। ये कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोग का प्रोजेक्ट फोल्डर है, सेम टर्मिनल पे ही जाके, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी होता है, आप लोग उस फोल्डर में जाएंगे जिस पर आपने, आपका वो प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके बाद जाके npm स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, a new browser window will pop up with your newly created react app. If not, open your browser and type localhost 3000 in the address bar. तो जैसे आप npm स्टार्ट करेंगे, ब्राउज़र जो भी आप लोगों का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ही आप लोग की रिएक्ट ऐप चलने लग जाएगी लोकल होस्ट 3000 पे। हमारी HTML की जो फाइल्स होती थी, सिंपल HTML की वेबसाइट, उसको जब हम लाइव करते थे तो लाइव के लिए आपके पास 127.0.0.1 इस तरह करते थे। तो इसमें अब आपके पास क्या है, लोकल होस्ट 3000 है, इस पे आप लोग की वेबसाइट चलेगी। आपको पहले से आती है मिस इधर रिएक्ट? ठीक है। अच्छा जी, टर्मिनल हमारा, अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सक्सेस क्रिएटेड शिज डेव एट, वो यूआरएल आ गया। इनसाइड दैट डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स। आप npm स्टार्ट लिख सकते हैं, इससे डेवलपमेंट सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। npm रन बिल्ड करेंगे तो इससे बिल्ड फोल्डर प्रोडक्शन जो फाइल्स है आपकी, जिसको आप लोगों ने डिप्लॉय करना है, जब आप लोगों की वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो आप ये करते हैं, npm टेस्ट की मदद से एक टेस्ट हम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को इजेक्ट। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है CD। वो कह रहा है कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग CD शेजीडेव और npm स्टार्ट। तो CD शेजी डेव करें, npm स्टार्ट कर दें। ये फर्स्ट टाइम ही है क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो आपके पास ये टर्मिनल नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये शेजी डेव के नाम से फोल्डर बन गया आपका प्रोजेक्ट। इसको ओपन करें तो आपके पास देखें मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स आ गए। तो आप लोग फिर यहाँ पे जाके CMD में जाके यहाँ पर आप लोग इसको npm स्टार्ट किया करेंगे। अभी आप इसको ओपन विद कोड कर लें। चलिए अपने ब्राउज़र में देखें तो ये आपकी रिएक्ट की ऐप चल गई। कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप हो गया और ये आपकी ऐप। अब क्या कह रहा है कि एडिट करो सोर्स में। सोर्स एक फोल्डर है, उसमें app.js फाइल का नेम है, एंड सेव टू रीलोड। या फिर लर्न रिएक्ट करने पे आप लोग रिएक्ट सीख सकते होंगे। रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है reactjs.org, और इस टाइम इसका वर्जन क्या है, 18.2.0, इस टाइम लेटेस्ट है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें उसका आप लोगों को वर्जन जो है वो लाजमी याद होना चाहिए।
इसका क्या होता है कि आप लोगों के पास इस टाइम ये V18.2 चल रहा है। V16 में अगर कोई काम कर रहा है या फिर V18 में कोई काम कर रहा है और वो सर्च कर लेता है, कोई एरर आ रहा है उसका सोल्यूशन, तो V16 का अगर वो दिखा दे और आप लोग वो कोड कॉपी पेस्ट कर लें तो आपका चलेगा नहीं, क्योंकि उसका और V18 में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए जब भी आप लोग कोई भी एरर को सर्च करें तो उसका वर्जन जो है वो लाजमी लिखें। हमारे लिए आप लोग की रिएक्ट ऐप, ये आप लोग का प्रोजेक्ट फोल्डर, इस जगह पर आके जब आप लोगों ने इसको ओपन विद कोड किया तो यहाँ पे देखें सोर्स, और सोर्स में हमारी मेन फाइल index.js, ये आप लोग की रिएक्ट की मेन फाइल है जिसकी मदद से आप लोग की रिएक्ट एप्लीकेशन चल रही है पूरी। इंपोर्ट करो रिएक्ट, कहाँ से करो? रिएक्ट लाइब्रेरी। ये रिएक्ट जो है ये नोड मॉड्यूल्स में एक फोल्डर बना हुआ होगा। इंपोर्ट करो रिएक्ट डोम, कहाँ से करो? रिएक्ट डोम के अंदर एक क्लाइंट फोल्डर, और ये रिएक्ट डोम खुद कहाँ पर है? नोड मॉड्यूल्स में है। इंपोर्ट करो index.css, ये index.css आपके पास यहाँ पर मौजूद है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपके पास index.css। इंपोर्ट करो ऐप, कहाँ से करो? ऐप से, ये ऐप भी आपको यहाँ पे मौजूद मिल रही है। इंपोर्ट रेप रिपोर्ट वेब वाइटल्स फ्रॉम रिपोर्ट वेब वाइटल्स, तो कॉन्स्ट रूट है। अब ये कॉन्स्ट रूट आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो इससे आप लोग को पता लग रहा होगा कि ये कोड जो है क्या कर रहा है। कॉन्स्ट की मदद से एक वेरिएबल बन रहा है, वेरिएबल का नेम रूट है, और कॉन्स्ट लिया गया है, इसका मतलब कि आप इस रूट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते होंगे नीचे जाके, वो एरर दे देगा। ओके, रिएक्ट डोम जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया था उसमें आपको एक मेथड मिल रहा है क्रिएट रूट के नाम से। रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, उसके अंदर आपके पास ये वाला कोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट है। डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट करो बाई आईडी, और आईडी क्या है? रूट है। अब इस रूट में एक और मेथड मिल जाएगा आपको, रूट डॉट रेंडर। रिएक्ट जो आप लोगों ने ऊपर से इंपोर्ट किया था, अच्छा ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों की चीज़ों को समझ लग जाए, वरना आपने इस index.js की फाइल में कुछ भी नहीं करना। ये बस मैं फ्लो समझाने चाह रहा हूँ कि रिएक्ट ऐप काम किस तरह करती है। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड में आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन चल रही है, और उसके अंदर ये ऐप है। ये ऐप कहाँ से आ रहा है? जो आप लोगों ने ऊपर इंपोर्ट किया था, और ये एक कंपोनेंट है। अच्छा, रूट में रेंडर हो रहा है, ठीक है, इस रूट में रेंडर हो रहा है। रेंडर हो क्या रहा है? ऐप हो रहा है। अब इस ऐप में क्या है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए ये जो आप लोगों को एप्लीकेशन नज़र आ रही है वो सारा कोड आपका इसमें लिखा हुआ है। इंपोर्ट लोगो, लोगो को इंपोर्ट करो, कहाँ से करो? लोगो डॉट एस वी जी, ये लोगो डॉट एस वी जी है। इंपोर्ट करो ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस कहाँ पर है? ये आपकी ऐप डॉट सी एस एस। डॉट ऐप, डॉट की मदद से किसको टारगेट किया जाता है? क्लास को। एक क्लास बनाई गई है ऐप के नाम से, और उसको टेक्स्ट लाइन क्या किया गया? सेंटर। तो यहाँ पे देखिए डिव क्लास नेम इक्वल टू ऐप। अब आप लोग क्लास वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। हमने ये जब HTML में हम कर रहे थे हमने तब भी ये पढ़ा था कि आप लोग अब क्लास वर्ड रिएक्ट में नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लास वर्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। और आप लोग ये जितनी HTML लिख रहे हैं ये सारी की सारी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिख रहे हैं, ये देखें डॉट JS। तो अब आप लोगों ने क्लास नेम यूज़ करना है, तो रिएक्ट क्या करता है? ऑटोमेटिकली इसको क्लास वर्ड में खुद ही कन्वर्ट कर देता है। क्लास नेम ऐप, इसकी मदद से टेक्स्ट लाइन सेंटर हो रहा है, और इसके अंदर का जितना भी कोड है वो सारा का सारा सेंटर में आ रहा है, ये देखें। और ये आपके पास ऐप डॉट सी एस एस, ये आपके पास इंडेक्स डॉट सी एस एस। अच्छा, हमारा ब्राउज़र जो है वो तो एच टी एम एल को समझता है, ठीक है, आपकी मेन फाइल जो है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होती है। तो अब तक हमें यहाँ पर कोई एच टी एम एल की फाइल नज़र नहीं आई, लेकिन इंडेक्स डॉट जे एस क्या कर रहा था? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट है, एक रूट एलिमेंट को गेट कर रहा है डॉक्यूमेंट से, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बना होगा। तो ये आपके पास पब्लिक एक फ़ोल्डर है यहाँ पे, इस पब्लिक फ़ोल्डर में आपके पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गई।
इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये सारा कोड वही एच टी एम एल वाला जो आप लोग अब तक करते आ रहे हैं। टाइटल एट्रीब्यूट एलिमेंट, सॉरी, हाँ जी, पब्लिक फोल्डर में टाइटल एलिमेंट में रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है, आप लोग इसको कर दें। क्या हमने लिखा था? स्टेप, अच्छा, शैजी, शैजी डेव। टाइटल ये हो गया। इस बॉडी में, ठीक है, बॉडी, इसमें आपके पास दो एलिमेंट आ रहे हैं। नो स्क्रिप्ट एलिमेंट तब चलता है जब जावा स्क्रिप्ट उस ब्राउज़र को सपोर्ट ना कर रही हो, तो ये नो स्क्रिप्ट चलता है। जिस ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट नहीं चलती है उसमें नो स्क्रिप्ट चलता है। और उसके साथ ही div id root, अगर तो जावा स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, मीन्स के सपोर्टेड नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट चलेगा, अदरवाइज ये वाला एलिमेंट चलेगा। अब देखें, इसको आईडी मिली हुई है, रूट है, और यही आपको यहाँ पे ये गेट हो रहा है, और इस रूट के अंदर ये आपका ऐप चल रही है, ठीक है जी। और इस ऐप में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा इस एलिमेंट के अंदर आ रहा है। पहले क्या होता था, हम बॉडी में फ़ौरन बाद हम, जी जी, इंडेक्स डॉट जे एस में ये एलिमेंट रूट एलिमेंट ये गेट हो रहा है, रूट के अंदर रेंडर किया जा रहा है। रेंडर क्या हो रहा है? ऐप कंपोनेंट। और ऐप कंपोनेंट क्या है? ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये जितना भी कोड है ये सारा का सारा आपका यहाँ से यहाँ पर आया, इस जगह से ये रूट में जाएगा। जी, क्या कहा आपने? ये एक लाइब्रेरी ही है जो उसको वो यूज़ कर रहा है, और ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स ये क्या करता है? इफ़ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप, पास अ फंक्शन टू लॉग रिजल्ट्स कंसोल डॉट लॉग और सेंड टू एन एनालिटिक्स एंड पॉइंट लर्न मोर। ये बेसिकली क्या करता है? आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस वगैरह उसको ये बता रहा होता है। बहरहाल फ़िलहाल इसको ना गौर करें। आपका मेन जो चीज़ है इस टाइम ये ऐप कंपोनेंट, और ऐप कंपोनेंट जो है ये आपका, इसका जितना भी कोड है ये सारा का सारा उठ के इस रूट में जा रहा है, और ये रूट आपका यहाँ पर है। तो पहले हम क्या करते थे, लेट्स सपोज हेडर प्लस मेन प्लस फुटर की मदद से आपके पास ये तीन कंपोनेंट आ गए। हम पहले इस तरह लिखते थे ना, बॉडी के फ़ौरन बाद हेडर मेन फुटर। अब क्या होगा, अब ये बॉडी के अंदर नहीं, डायरेक्ट है। अब ये आपका इस रूट एलिमेंट का अ, जिस एलिमेंट को रूट आईडी दी गई है उसके ये चाइल्ड बन रहे होंगे। जी, क्लियर है इतना? अ, अच्छा जी, हमने हमने ना ना तो HTML की फ़ाइल में कुछ भी करना है, हमने कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे। आपका जितना भी अ, सिर्फ इसको चेंज करते हैं, शेजी डेव। या आपने कोई फाइल्स वगैरह को लिंक करनी है, लाइक बूटस्ट्रैप वगैरह को डायरेक्ट अगर लिंक करना है, तो आप लोग वो यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज़ वो भी हम नोड मॉड्यूल्स की मदद से ही कर रहे होते हैं। अच्छा जी, टाइटल चेंज हो गया, बस आपका फ़िलहाल यहाँ तक काम। आपने इंडेक्स डॉट जे एस को भी कुछ नहीं छेड़ना, आपने सारा काम है ऐप डॉट जे एस से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। ऐप डॉट जे एस में ही हम लिखेंगे, अभी देखते हैं ये कह भी रहा है ना, एडिट सोर्स ऐप मीन्स के ऐप डॉट जे एस की फ़ाइल में, और सेव टू रीलोड। यहाँ पे देखें, लेट सपोज हम इस हेडर के अंदर क्लास नेम ऐप हेडर के अंदर h1 लेते हैं, वी आर लर्निंग रिएक्ट JSX। तो इसको सेव करें, यहाँ पर आए तो ये देखें आपके पास वो आ गया, वी आर लर्निंग रिएक्ट JSX। इसके ही नीचे या फिर इस लोगो के नीचे एक p एलिमेंट ले लें, और इसमें डमी डाटा लिख दें। तो अच्छा जी, ये चीज़ देखिएगा, हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह को ही चेंज करेगा, आपकी ये वेबसाइट को लोड नहीं करेगा, रीलोड नहीं करता रिएक्ट। सेव करें तो ये देखें, ये कंटेंट आ गया, लेकिन आपकी वेबसाइट जो है रीलोड नहीं हुई।
आप इसको ख़त्म कर दें या फिर इसको ही इस टेक्स्ट को बस ख़त्म करें, लॉरम आईपिज्म डॉलर को, तो सेव करें, देखेगा इस जगह पर ये आपकी वेबसाइट को रीलोड नहीं करेगा। ये देखें कंटेंट चेंज हो गया लेकिन रीलोड नहीं होती आपकी एप्लीकेशन। तो रिएक्ट करता क्या है, जिस जगह पर आपने चेंजेस किया सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ चेंज होती है, उसके अलावा नहीं होती कुछ भी। तो इस तरह आप लोग अगर कंसोल डॉट लॉग वगैरह में भी कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कंसोल डॉट लॉग का डाटा भी रिमूव नहीं होता है अगर आप लोग जेएस की फाइल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो। जी जी, कंसोल डॉट लॉग, जी जी, वहीं पे वो वहीं पे नज़र आएगा। मीन्स के हम क्या करते थे, अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ चेंज कर दिया है तो वो रीलोड हो जाता था आपका वेब पेज और कंसोल डॉट लॉग पुराना सारा ख़त्म हो जाता था। इसमें वो चीज़ नहीं होती। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आपका कोड जितना भी है ये तो उसने बेसिक से टेम्पलेट दे दिया ना आपको। इसमें क्या है, अच्छा इस रिटर्न में इंपोर्ट लोगो, कहाँ से करो लोगो, इंपोर्ट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस आएगी। फंक्शन आपका, फंक्शन ऐप, हम ऐप का नेम कैमल केस में लिख रहे होते हैं ऐसे ही है, लेकिन इसमें देखें पहला वर्ड जो है अपर केस में है। तो आप लोगों ने कंपोनेंट, ये एक्चुअल में एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपने जब भी बनाना है उसका पहला वर्ड जो है वो अपर केस से स्टार्ट करना है। उसके फ़ौरन बाद रिटर्न, रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करो, वो सारा का सारा इस पैरेंथेसिस में आ रहा है। अच्छा इस रिटर्न के अंदर आपका पेरेंट एलिमेंट एक ही होगा, ठीक है। फंक्शन ऐप रिटर्न, रिटर्न के अंदर पेरेंट एलिमेंट एक ही, लाइक ये आपका एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर सारा कोड है। अगर आप एक और डिव लेते हैं तो ये देखें ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस डिव के अंदर ले जाते हैं तो अब ये ठीक है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ही पेरेंट एलिमेंट यूज़ करेंगे। हाँ अलबत्ता अगर आप लोग दो यूज़ करना चाहते हैं, दो डिव के अंदर हम डिव नहीं यूज़ करना चाहते, आप सेपरेट डिव यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छा अब देखें रिटर्न, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसका भी एरर दे रहे हैं, तो इसलिए रिटर्न भी लाजमी है। आप लोग एक डिव लें ये काम करेगा, लेकिन अगर आप एक और डिव ले लें तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि अब ये दो पेरेंट्स बन गए आपके। तो पेरेंट एलिमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। जी क्लियर है इतना। मीन्स के आप ये दो एलिमेंट बन गए ना आपके, अगर आप डिव के अंदर डिव लें तो ये काम करेगा। मीन्स के पेरेंट एलिमेंट जो है रिटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन एलिमेंट जो पेरेंट एलिमेंट वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप दो एलिमेंट करवाना चाहते हैं कि डिव के अंदर डिव ना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रैगमेंट ले लें, सिर्फ विदाउट एनी एलिमेंट नेम। आप लोग लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट करें तो इसको फ्रैगमेंट कहा जाता है, फ्रैगमेंट, रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो ये आपका काम कर जाता है, रिएक्ट ने इसको इग्नोर कर देना है लेकिन आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो बजाय इसके कि आप मल्टीपल डिव्स लें, क्योंकि डिव तो सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए होता है, तो डिव की बजाय आप लोग इसको यूज़ करें। ओके जी, फिलहाल अब आप इसको भी ख़त्म कर दें। अब लोगो आपने यूज़ नहीं करना तो लोगो यहाँ से ख़त्म कर दें, सेव करें, और लोगो जब ख़त्म कर दिया तो लोगो की फ़ाइल आप लोग डिलीट कर दें, ठीक है। इस इंडेक्स डॉट से, अच्छा जी देखें अभी आपकी एप्लीकेशन चल रही है बिल्कुल, कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन इंडेक्स डॉट सी एस एस हमें ये वाली फ़ाइल भी नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर दें। तो अब देखिएगा आपको एरर नज़र आ रहा होगा, कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स। एरर कहाँ पर है, इंडेक्स डॉट जे एस में। और एरर है क्या,
मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर कांट रिजॉल्व, इंडेक्स डॉट सी एस एस की उसको फाइल नहीं मिली क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। अब हमें वो फाइल चाहिए भी नहीं थी। तो आप क्या करें, इस इंपोर्ट जहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है, आप इसको ख़त्म कर दें बस। सेव करें तो ये आपकी एप्लीकेशन देखें अब बिल्कुल ठीक चल रही है। जी क्लियर है इतना। ऐप डॉट जी एस में जाके अब आप लोग हेडर हेडर के अंदर नैव, ठीक है, हेडर के अंदर नैव एलिमेंट। अब नैव एलिमेंट के साथ मेन एलिमेंट और मेन के साथ फुटर एलिमेंट आ गया आपका। इस फुटर के अंदर डॉट, कंटेनर के अंदर, रो के अंदर, कॉलम के अंदर पी और एंड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स रिजर्व्ड। मेन के अंदर भी डॉट, कंटेनर, रो, कॉलम के अंदर h1 वी आर लर्निंग रिएक्ट। सेव करें तो आपके पास देखें वी आर लर्निंग रिएक्ट आ गया और ये आपके पास फुटर आ गया। फुटर में क्लास नेम ले लें, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट, मार्जिन बॉटम 0, फुटर क्लास नेम py2 bg डार्क। अच्छा जी, ये सारी क्लासेस जो हैं जी अभी तक लिंक ना करवाई तो ये काम नहीं कर रहा। तो अब यही बताना है कि बूटस्ट्रैप को लिंक कैसे करवाया जाए। तो बूटस्ट्रैप को लिंक करवाने के लिए आप लोगों ने SCSS कर लिया है, लेक्चर उसका देखा है, उसका लेक्चर लें लाजमी। वो लिंक मैंने शेयर किया भी था। SCSS करें क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट से बड़ी वेबसाइट जितनी भी होती हैं उनमें SCSS को यूज़ किया जाता है। इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस एक अच्छी रहती है और काम आपका फास्ट होता है। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने SCSS को यूज़ करना है तो आप यहाँ पर app.css इसका सारा कोड ख़त्म कर दें। app.css की जगह आप लोग app.scss करें। app.scss किया तो अब आपको एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर उसको फाइल नहीं मिलेगी app.css, ठीक है। और अब app.scss आपने कर लिया, app.js में जाके अगर आप scss कर देते हैं तो ये लिंक तो हो जाएगा लेकिन अब आपको दोबारा एरर मिलेगा। सेव करें तो ये देखें इसको क्यों मिला, क्योंकि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल सैस है। अगर आप लोग सैस यूज़ करना चाहते हैं, SCSS को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है सैस के नाम से। तो अब आप लोग उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लें। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए इस जगह पे VS कोड में ही टर्मिनल को ओपन कर लें। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, आपके पास ये टर्मिनल आ गया। आप लोग इसको npm i सैस इंस्टॉल कर लें। हमने जब टू डू ऐप बनाई थी उसमें हमने बूटस्ट्रैप को भी इस तरह ही इंस्टॉल किया था, npm i बूटस्ट्रैप करके। तो उसमें क्या हुआ था कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया था। तो इसमें ऑलरेडी बना हुआ होता है और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी इस फोल्डर में ही जा रही होती हैं। npm i सैस हो गया। तो अब अगर आप लोग इसको npm स्टार्ट करें, npm स्टार्ट, तो इससे क्या होगा, आपकी वेब एप्लीकेशन जो है, रिएक्ट की एप्लीकेशन, वो चलने लग जाएगी। जी क्लियर है इतना। ये देखें आपकी वो SCSS की फ़ाइल होगी और SCSS काम कर रही है या नहीं कर रही है ये देखने के लिए
बॉडी बैकग्राउंड कलर, आप इसको ये वाला कलर प्रोवाइड करें। तो ये देखें इसका ये कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये लिंक हो चुकी है हमारी ऐसे से। अब बूटस्ट्रैप अगर करना है तो इसी तरह npm i बूटस्ट्रैप करते हैं। अब बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल हो गया। इस नोड मॉड्यूल में देखें, यहाँ पर आपको कहीं बूटस्ट्रैप नज़र आएगा, ये बूटस्ट्रैप, ठीक है जी, ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। और अब बूटस्ट्रैप को करने के लिए हम उसमें अपने सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट फोल्डर्स में क्या करते थे, स्टाइल्स का फोल्डर बनाते थे। इसमें हमने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लें SCSS के नाम से, जिसमें आपकी वो सारी फाइल्स होंगी। ये देखिए सोर्स फोल्डर के अंदर है SCSS फोल्डर। इस SCSS फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाएं, bootstrap.scss। आप लोग ये सारा काम सिंगल एक फ़ाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फाइल्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बन रहा होता है और सेपरेट हो रही होती है सारी चीज़ें। इट्स बूटस्ट्रैप में आप लोग इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट नोड मॉड्यूल्स के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, SCSS के अंदर bootstrap.scss। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना ना भूलिएगा, ये लाजमी, अगर ये नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। अच्छा जी, ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल बन गई। अब app.scss में जाके इसको इंपोर्ट करते हैं SCSS में, बूटस्ट्रैप सिर्फ। अच्छा अब देखें, मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो ये एरर दे रहा है, ठीक है, सेमी कॉलन लगाएंगे तो एरर ख़त्म हो जाएंगे। सेव करें तो अब देखिएगा इसके फ़ॉन्ट फैमिलीज़ वगैरह भी चेंज हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट मार्जिन बॉटम पैडिंग जो भी मिला होता है वो सब ख़त्म हो जाएगा और बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी जो हमने फुटर को दी थी। ये देखें, तो ये आप लोग की बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है। अब आप लोग बूटस्ट्रैप में जाएं और नैप बार उठा लें। अच्छा जी, बूट्स आ गया, बूटस्ट्रैप, डॉक्स, नैप बार, नैप बार में कोड को कॉपी करें। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो है ना लास्ट 5.2 हम यूज़ कर रहे थे, अब ये 5.3 हो चुका है, तो इसमें मज़ीद कुछ क्लासेस वगैरह ऐड हो गई हैं, BG बॉडी। तो आगे मज़ीद, तो इसको मज़ीद देखने के लिए इस बैकग्राउंड में लिंक करें। तो ये देखें प्राइमरी, प्राइमरी के साथ मज़ीद ये आपकी क्लासेस आ रही हैं, इनके कलर्स लाइट है, तो ये आपके पास मज़ीद आ गए। BG प्राइमरी BG ग्रेडियंट कर दें तो ये ग्रेडियंट कलर में आपके पास आ रहे होते हैं। ये तो खैर से पहले से ही था, तो 5.1.0 से भी पहले ही आई थिंक ऐड हुआ था। अच्छा जी, बहरहाल ये आपके पास, और app.js में जाके नैप, अच्छा देखें, हमें यहाँ से कोड जो मिला था वो कोड जो है आपके पास ये सिंपल HTML का है। और जब हम HTML हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने ये भी पढ़ा था कि आप लोग एलिमेंट को क्लोज करें अभी से, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो, अगर क्लोज नहीं करते हैं तो ये रिएक्ट में एरर देता है। तो इसमें देखें HR एलिमेंट जो है ये ओपन हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ, तो इसको सेल्फ क्लोज करें, तो ये इसका एरर ख़त्म हो गया। अब आपके पास ये इनपुट, इसका एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि क्लोजिंग टैग नहीं है, तो क्लोजिंग तो इनपुट का है भी नहीं, तो आप इसको सेल्फ क्लोज करें। तो ये देखें आपका एरर ख़त्म हो गया। सेव करें तो ये आपका नैव बार आ जाएगा। ये देखें ये नैव बार आ गया, और नैव बार आपका कंटेनर के अंदर
कंटेनर में आ गया, और BG डार्क नैव बार डार्क, ये आपका नैव बार आ गया। अच्छा जी, ये ड्रॉप डाउन वगैरह भी काम नहीं करेंगे। तो ये ड्रॉप डाउन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट को अभी तक हमने लिंक नहीं किया। जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए आप लोग app.js पे यहाँ पर ही इंपोर्ट कर लें, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट के अंदर JS के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट बंडल, ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल कर दें। तो ये अब आपका लिंक हो जाएगा और ये आपका ड्रॉप डाउन काम करने लग जाएगा। और फुटर को अगर लास्ट पे लेकर आना है, तो अब तक जो हम करते आ रहे हैं, बॉडी को देते थे डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर आपके पास हेडर मेन फुटर नहीं है। हेडर मेन फुटर जो है आपके, वो किसके अंदर है? जी, इसके अंदर, ठीक है, उस एलिमेंट के अंदर इसको आईडी रूट मिली हुई है। तो आप लोग अब रूट को टारगेट करें, हैशटैग रूट डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम मिनिमम हाइट 100 bh, और मेन एलिमेंट को फ्लैक्स 10 ऑटो कर दें, सेव करें। तो ये देखिएगा, ये लास्ट पे आ जाएगा आपके। ये SCSS में जब भी चेंजेस करें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप को लिंक किया और बूटस्ट्रैप कंपाइल हो रही होती है। ये देखें जी, ये आप लोगों का लास्ट पे आ गया। और वी आर लर्निंग रिएक्ट नेवर, इसको सेंटर में लेकर आना है। तो आप लोग app.js में जाके क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर सेव करें। तो ये सेंटर में आ गया। इसको भी मज़ीद सेंटर में लेकर आना है, तो आप लोग कर सकते हैं। मेन को आप लोग इस मेन कंटेनर डॉट CSS मेन मेन को डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये आप लोग इसको डी फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। मेन क्लास नेम डी फ्लैक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये आपका सेंटर में रहेगा। और अगर आप लोग इसके नीचे पी ले लें, और पी को आप लोग लॉरम सेव करें, तो ये आपका लेफ़्ट से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि टेक्स्ट अलाइन जो है आपने इसको दिया था सेंटर। तो या तो आप इसको भी दें, ये भी सेंटर में आए। अगर आप दोनों को नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आप क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर इसे कर दें, तो ये आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। तो ये आप लोग का, अगर आप लोग वी आर लर्निंग रिएक्ट JSX इसको करें, तो इतना ही चेंज होगा, आपकी पूरी एप्लीकेशन चेंज नहीं होगी। जी क्लियर है इतना? जी जी, ये एक फ़ाइल भी नहीं बनेगी, ये app.js नहीं बनेगी। ये हेडर है ना आपका, हेडर बिल्कुल एक सेपरेट फ़ाइल बनेगी हमारी। आपका फुटर सेपरेट एक बिल्कुल फ़ाइल बनेगी। ये तो आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, अभी इसका हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी देखना है कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, किस तरह आप लोग बेहतरीन कोड कर सकते हैं। तो
रिएक्ट में तकरीबन अभी 1 महीना लगना है हमारा, तो ये वक्त के साथ साथ आप लोग सीख जाएंगे इंशाल्लाह। जी 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 जी। हम्म, जी ये आपका ऐप डॉट एस एस हमने रूट को किया ना, क्योंकि पहले क्या होता था, हम जब स्टाइलिंग करते थे इस बॉडी के अंदर हम हेडर मेन और फुटर लेते थे। हेडर और मेन और फुटर, इस तरह होता था। ये चीज़ नहीं होती थी आपके पास, ठीक है। बॉडी के अंदर डायरेक्ट हेडर मेन और फुटर होता था। तो हम ये जो स्टाइलिंग है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन और मिनिमम हाइट, ये हम बॉडी को पास करते थे, ऐसे ही है। अब क्या हो रहा है रिएक्ट में, आपका ये हेडर मेन और फुटर, ये जितना भी कोड है ये सारा का सारा इस रूट एलिमेंट के अंदर आ रहा होता है। तो इस वजह से अब हम बॉडी को नहीं, अब हम इस रूट एलिमेंट को टारगेट करके करेंगे। जी क्लियर है। जी, इस रूट को हम ये इंडेक्स डॉट जेएस में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, अगर आप लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके इसकी आईडी चेंज कर दें तो आपकी एप्लीकेशन कुछ भी नज़र नहीं आएगी। ये देखें, आपने ऐप डॉट जेएस में जितना भी काम किया वो कुछ भी नहीं। जी आपके पास रूट, ये रूट में ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब रिएक्ट इंट्रो हमने सारा कुछ कर लिया, अब थ्योरी बस थोड़ी सी पढ़ते हैं। व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट समटाइम्स रेफर टू एज a front-end JavaScript framework is a JavaScript library created by Facebook। ये रिएक्ट जो है लाइब्रेरी, ये फेसबुक ने ही बनाई है और फेसबुक भी रिएक्ट पे खुद बनी हुई है। रिएक्ट इज़ अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। हाउ डज रिएक्ट वर्क? रिएक्ट क्रिएट्स अ virtual DOM in memory। DOM stands for J। Instead of manipulating the browser's DOM directly, React creates a virtual DOM in memory where it does all the necessary manipulating before making the changes in the browser DOM। React only changes what needs to be changed। तो ऐसे ही हो रहा है ना, सिर्फ उस चीज़ को चेंज कर रहा है जिसे उस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको हमने चेंज किया है। React finds out what changes have been made and changes only what needs to be changed। You will learn the various aspects of how React does this in the rest of this tutorial। React.js की हिस्ट्री, करंट वर्जन जो है इस टाइम जो है v18.2.0 चल रहा है, लेकिन ये पुराना है। इसमें लिखा हुआ करंट जो है 18.2.0 है। इनिशियल रिलीज जो हुआ था वो पब्लिक के लिए 2013 जुलाई में हुआ था, v0.3.0। रिएक्ट जेएस जो फर्स्ट टाइम खुद यूज़ हुई है फेसबुक न्यूज़ फीड फीचर में, वो 2011 को यूज़ हुई थी। फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है जॉर्डन वॉक, उसने इस चीज़ को बनाया है रिएक्ट को। और करंट वर्जन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप v5.0.1 ये बता रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल ये भी चेंज हो गया हो। क्रिएट रिएक्ट ऐप npm npm, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप, हाँ जी ये इस टाइम 5.0.1 ही है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप includes built tools such as webpack, babel and ESLint। ये तीन टूल जो हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, इंक्लूड्स हैं
क्रिएट रिएक्ट ऐप में। वेब पैक क्या है, बेबल क्या है, ये आप लोग खुद सर्च कीजिएगा, और कल मैं आप लोग से इंशाल्लाह पूछूंगा भी इस बारे में कि वेब पैक और बेबल क्या होता है। ईएस लिंट का मैं बता देता हूँ। ईएस लिंट की मदद से आपको जो इसके एरर्स वगैरह हैं, लाइक यहाँ पर ही आप लोग लिख दें जिस तरह, हाँ जी, हम ये इंपोर्ट करवा रहे थे, हम ये SC CS कर दें, बस SCS। तो ये देखिए आपको एरर जो दे रहा है, ये आपका ईएस लिंट की मदद से है। आप लोग जावास्क्रिप्ट में, इस क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आप लोग HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, वेरिएबल्स वगैरह। तो वो सिर्फ कर्ली ब्रेसेस आप यूज़ करें। और अब क्या होगा, ये समझ रहा है कि एक वेरिएबल बना हुआ है। बहरहाल हम इसको मजीद पढ़ेंगे, अभी ये ईएस लिंट दिखाना मकसद है। अब ये क्योंकि इसको वेरिएबल समझ रहा है, और वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया ऊपर, तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए ईएस लिंट की मदद से ये आपको एरर दिखा रहा है कि आईपीज़म इज़ नॉट डिफाइंड। तो ईएस लिंट की मदद से आपको इसके एरर्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। रिएक्ट गेट स्टार्टेड, ये रिएक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, रिएक्ट जिस तरह हम बूटस्ट्रैप को सीडीएन की मदद से यूज़ करते हैं, उसी तरह आप लोग रिएक्ट को भी कर सकते हैं, और अपनी किसी भी HTML की फ़ाइल को रिएक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये कोई प्रोफेशनल वे नहीं है, रिएक्ट का इन्वायरमेंट प्रोफेशनली बना हुआ हो बेहतरीन किस्म का, जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से बनता है, तो फिर आपकी वेबसाइट 100% ठीक चल रही होती है। रिएक्ट ECMAScript 6, ES6 stands for ECMAScript 6. ECMAScript was created to standardize JavaScript, and ES6 is the sixth version of ECMAScript. It was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015. Why should I learn ES6? React uses ES6 and you should be familiar with some of new features like क्लासेस। हमने स्किप किया था क्योंकि क्लासेस अब रिएक्ट में यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ हुआ करता था। एरो फंक्शंस आप लोग को आते हैं, वेरिएबल्स लेट कॉन्स्ट वार आप लोग को आते हैं, एरे मेथड्स लाइक मैप, फिल्टर, फाइंड, ये सब हम कर चुके हैं। डी स्ट्रक्चरिंग करना, ये हमने कर लिया है। मॉड्यूल्स, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, जिस तरह आप इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट, ये इंपोर्ट, और ये index.js में देखें आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऐप को, कहाँ से कर रहे हैं, ऐप से। तो ये इंपोर्ट, ये जो ऐप हो रहा है, ये यहाँ पे देखें ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो आप लोग इंपोर्ट कर सकते होंगे जी। एक्सपोर्ट ये हम कल पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये एक्सपोर्ट दो तरह के होते हैं, और इंपोर्ट भी फिर उसी तरह दो तरीक़ों से हम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आप जिस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे उसी चीज़ को आप इंपोर्ट कर सकते होंगे। टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो इफ़ एल्स कंडीशंस होती हैं। तो हम उसको, एक और तरीका होता है टर्नरी ऑपरेटर वो, और एक आपका स्प्रेड ऑपरेटर जो हमने स्प्रेड किया था। तो ES6 आप लोग को आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप लोग आज ही इसको ES6 क्लासेस इसको स्किप कर दीजिएगा। एरो फंक्शंस, वेरिएबल्स, एरे मेथड्स, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, मॉड्यूल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर, इसे पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए कल मज़ीद आसानी हो जाएगी। रिएक्ट रेंडर HTML, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि HTML पेज में किस तरह वो रेंडर कर रहा होता है। ID रूट मिली हुई है, उसमें ही आपका वो सारा कोड आ रहा होता है। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं, आपके पास कोड अगर अपना है फिर तो नहीं बनता। हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं।
हम्म। हम्म। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, खैर से ऐसा नहीं होता। जी, हम क्लोन कर सकते हैं। कॉपीराइट का नहीं, कॉपीराइट का इशू वो बनता है अगर आप उसके लोगोज वगैरह यूज़ कर रहे हो सेम टू सेम। मीन्स के सेम टू सेम इस तरह के अगर आप उसका लोगो वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। अलबत्ता अगर आप डिज़ाइन और कंटेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो एरर नहीं है। हाँ, अगर आप उसका स्लोगन भी यूज़ करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और टाइटल वगैरह, क्योंकि फेसबुक जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आप फेसबुक नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप फेसबुक का लोगो, जी, हाँ, कोई और नेम यूज़, इस तरह आप ये शैजी डेव लिखा है, आप शैजी डेव के नाम से आप बनवा लें या खुद बना लें। उसका आप लोगो नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसका टाइटल नहीं यूज़ कर सकते हैं, स्लोगन और डिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। जी बोले, एक कोई बोल दे। ये फ्रंट एंड डेवलपर है, इसके साथ ही आप लोग बैक एंड पढ़ेंगे इसके बाद। अब फ्रंट एंड हो जाए उसके बाद बैक एंड डेवलपर इंशाल्लाह। हाँ जी, अब तक नहीं, जावा स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम आती है। क्या चीज़? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट। उसके अलावा मज़ीद है, जिस तरह ये पाइथन है, पीएचपी है, ये सब भी यूज़ हो जाती है ना। जिसको जो आ जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिसको जो आ जाए। कि नहीं, हम तो जावा, हमें जावा स्क्रिप्ट आती है, हम जावा स्क्रिप्ट टीक करते हैं और सिखा सकते हैं आराम से। कोशिश करेंगे टाइम मिल जाए तो, और आप लोग जल्दी कवर कर लें तो। वरना फायर बेस तो लाजमी है, उसके बाद फिर नोड जेएस वगैरह की तरफ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। वो तो उसके साथ ही आ जाता है। आप लोगों का मर्न अब एक किस्म का है ना, मर्न में रिएक्ट आर है, एम ई और एन, एन से नोड जेएस हो गया, एम से मोंगो डीबी हो गया। नोड जेएस के साथ एक्सप्रेस आपका लाजमी आ जाता है। कम्युनिकेशन और सर्वर क्रिएट करने में आसानी होती है एक्सप्रेस की मदद से। अब वो रिडक्स थर्ड पार्टी एक लाइब्रेरी है, उसकी मदद से स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम इजी हो जाता है। तो वो रिएक्ट ने खुद ही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से। तो हम वो करेंगे, वो इजी और आसान है। आपने मुझे लिंक सेंड किया था। हम्म।
इसको देख लेते हैं। मेरी दरअसल अभी एक और क्लास है, तो हम इसको फिर, अगर तो आप 11 बजे फ्री होंगे तो 11 बजे कर लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।